उस इतवार सुबह जब सूरज रोम के पुराने पत्थरों पर उतरा, वेटिकन के एक ऊंचे झरोखे से एक थकी कांपती सी आवाज आई। प्रिय भाइयों और बहनों, ईस्टर की शुभकामनाएं। Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua। यह आवाज उस वृद्ध व्यक्ति की थी जो कल तक अस्पताल से बाहर नहीं निकला था। चेहरे पर बीमारी का साया था। दुनिया के करोड़ों ईसाइयों के आध्यात्मिक गुरु पोप फ्रांसिस अपने अंतिम क्षणों तक जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते हुए दिखे। 21 अप्रैल को निधन से एक दिन पहले उन्होंने जेडी वैंस से मुलाकात की थी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो भी भारत में हैं और जो एक कट्टर कैथोलिक हैं। डॉक्टरों ने उन्हें उनके इस शेड्यूल के लिए मना किया था, पर फ्रांसिस नहीं माने। इतवार का वो दिन एक आखिरी प्रयास था। सुबह से शाम तक पोप फ्रांसिस ने वही किया जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर किया: संघर्ष, सेवा, विरोध और प्रेम। आज के शो में हम इन्हीं की कहानी बताएंगे कि अब आगे क्या होगा, अगला पोप कैसे चुना जाएगा और इस चुनाव का, इस पूरी पोप परंपरा का इतिहास क्या है। लेकिन पहले परिचय की रस्म। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K, Higher and Candid. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके जाने के साथ ही वेटिकन में एक बेहद पुरानी, बेहद रहस्यमयी मानी जाने वाली प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरे सिलसिले को कहते हैं सेडे वेकेंटे, यानी गद्दी खाली। पहला काम होता है पोप की मृत्यु की पुष्टि। अव्वल तो मेडिकल रूप से पोप की मृत्यु की घोषणा होती है। उसके बाद सीन में आते हैं कैमरलेंगो, वही कार्डिनल जो पोप के जाने के बाद वेटिकन की सत्ता और संपत्ति की जिम्मेदारी संभालते हैं। कैमरलेंगो एक परंपरागत प्रक्रिया निभाते हैं। वो पोप का बैप्टाइज्ड नाम 3 बार पुकारते हैं। अगर कोई उत्तर नहीं आता तो पोप को मृत मान लिया जाता है। यहीं से शुरू होता है पूरा शोक काल। पोप की अंगूठी, फिशरमैन्स रिंग, उनके हाथ से उतारी जाती है। इस अंगूठी पर सेंट पीटर्स की तस्वीर होती है और पोप का नाम उसमें गुदा होता है। यही अंगूठी वेटिकन के दस्तावेजों को वैध बनाती है। पोप के निधन के बाद इसे हथौड़े से तोड़ दिया जाता है। अब किसी की मुहर नहीं चलेगी जब तक नया पोप ना आ जाए। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पोप के अंतिम संस्कार के बाद वेटिकन की घड़ी एक और अहम पड़ाव पर पहुंचती है: नए पोप का चुनाव। अब यह जिम्मेदारी है कार्डिनल कॉलेज की, कैथोलिक चर्च के वो वरिष्ठ सदस्य जो पूरी दुनिया से आते हैं। कुल 252 कार्डिनल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग वोट डाल सकते हैं जो 80 वर्ष से कम उम्र के हों। ये पूरी प्रक्रिया होती है कॉन्क्लेव के जरिए। एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कुंजी से बंद, यानी जब तक नया पोप नहीं चुना जाता तब तक सभी कार्डिनल्स को दुनिया से काट दिया जाता है। न मोबाइल, न टीवी, न रेडियो, यहाँ तक कि अखबार तक नहीं। ये पूरा चुनाव सीक्रेसी की कसम के साथ पूरा होता है। कोई भी बात बाहर गई तो सीधे चर्च से निष्कासन होता है। कॉन्क्लेव होता है वेटिकन के दिल में, सिस्टीन चैपल में। यही माइकल एंजेलो की बनाई गई वो मशहूर छत है जहां ईश्वर आदम की ओर हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन इन दिनों ईश्वर के संदेश का इंतजार नीचे बैठे कार्डिनल कर रहे होते हैं। वोटिंग का तरीका बेहद प्रतीकात्मक है। हर कार्डिनल अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम एक पर्ची पर लिखता है कलम से, 2 बार उसे मोड़ता है, फिर एक चांदी की प्लेट पर रखकर उसे एक प्याले में गिरा देता है। इसके साथ बोलता है, मैं ईसा मसीह को साक्षी मानता हूं कि मैं उसी व्यक्ति को वोट दे रहा हूं जो मेरे मन में परमेश्वर के अनुसार योग्य है। हर पर्ची एक सुई से छेद कर धागे में पिरोई जाती है ताकि उस वोट को दोबारा गलती से न गिन लिया जाए। जैसे ही 2/3 बहुमत किसी को मिल जाता है और वो उम्मीदवार परिणाम स्वीकार कर लेता है, उसे अपना पोप का नाम चुनना होता है कि वो किस नाम से जाना जाना चाहता है। इसके बाद दुनिया को इशारा मिलता है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से निकलता है सफेद धुआं, हैबिमस पैपम। हमारे पास अब एक नया पोप है। ये सफेद धुआं रासायनिक मिश्रण से बनता है। अगर काला हो तो समझिए कि चुनाव नाकाम रहा, विफल रहा। लेकिन जैसे ही सफेद धुआं उठता है, सेंट पीटर्स बेसिलिका की घंटियां बज उठती हैं। लोग सांस रोककर इंतजार करते हैं और फिर उस बालकनी पर नया पोप आता है। दुनिया भर को अपना पहला आशीर्वाद देता है। 11वीं सदी से पहले पोप के चुनाव का कोई ठोस सिस्टम नहीं था।
पादरी हो या आम उपासक, जिसकी भी राय भारी पड़ गई वो असर डाल देता था। ये व्यवस्था अक्सर टकराव पैदा करती थी। ऐसे हालत में एंटी पोप भी पैदा हुए, यानी वो लोग जो पोप की कुर्सी के लिए वैध नहीं थे लेकिन दावा पूरा रखते थे। हालात इतने उलझ गए कि साल 1059 में पोप निकोलस द्वितीय को हस्तक्षेप करना पड़ा। निकोलस ने एक ऐतिहासिक डिक्री जारी की। इसके तहत तय हुआ कि पोप का चुनाव कार्डिनल बिशप्स करेंगे। यहीं से शुरू हुई वो संस्था जिसे आज हम कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के नाम से जानते हैं। 1150 में इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इससे रोम के राजसी परिवारों और निचले पादरी वर्ग का प्रभाव घटा। धीरे धीरे नियम भी तय हुए। 1179 में 2/3 बहुमत की शर्त इसमें जोड़ी गई। 1586 तक कार्डिनलों की संख्या सीमित रही, कभी 30 कभी 70। 1975 में पोप पॉल 6 ने वोट देने वाले कार्डिनल्स की अधिकतम संख्या 120 तय की। साथ ही 80 साल की उम्र पार कर चुके कार्डिनल्स अब वोट नहीं दे सकते। आज दुनिया भर में 252 कार्डिनल्स हैं, इनमें से 6 भारत के हैं। तो अब जब पोप फ्रांसिस की समाधि पर आखिरी पुष्प चढ़ेगा और सिस्टीन चैपल की चिमनी से फिर एक बार सफ़ेद धुआं उठेगा, तब दुनिया को पता चलेगा कि एक अध्याय खत्म हुआ और एक नया अध्याय शुरू। इस पूरी परंपरा का इतिहास क्या है? दुनिया भर में करीब 130 करोड़ लोग पोप को धर्मगुरु मानते हैं। संख्या की दृष्टि से ये संभवतः किसी एक धर्मगुरु को मानने वाला सबसे बड़ा तबका हो सकता है। जब रोम की सल्तनत नवजात थी तब पहले पोप ने इस कुर्सी पर कदम रखा था। पोप फ्रांसिस के पैदा होने के पहले से ही इस परंपरा के इर्द गिर्द बाइजेंटिन और रोमन साम्राज्य, उस्मानी सल्तनत, मुगल और बरतानवी सल्तनत, मंगोल साम्राज्य और न जाने क्या क्या दुनिया भर में शुरू होकर खत्म भी हो गया था। पोप फ्रांसिस पैदा हुए तो हिटलर दुनिया में आतंक मचा रहा था। उसी दुनिया में एक तरफ सोवियत यूनियन भी था। ये सब अब खत्म हो चुके, लेकिन ये परंपरा अभी चल रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी पुरातन परंपरा है। तू पीटर है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसा बनाऊंगा और तुझे जन्नत की चाबी सौंपूंगा। माना जाता है कि इन्हीं अल्फाज के साथ ईसा मसीह ने पीटर को जमीन पर चर्च का वारिस बनाया। वो अधिकार जो ईसा ने पीटर को सौंपा वो पीढ़ी दर पीढ़ी पोप को ट्रांसफर होता चला गया। इस पूरी परंपरा की बुनियाद सेंट पीटर पर रखी गई थी, वही पीटर जो ईसा के 12 शिष्यों में शामिल थे। रोम के पहले बिशप, हर पोप को पीटर का उत्तराधिकारी कहा जाता है। पोप यानी पिता। पश्चिमी ईसाई परंपरा में जिन्हें कैथोलिक कहते हैं, उनके लिए पोप जमीन पर मौजूद उस चाबी के रक्षक हैं जिससे स्वर्ग का द्वार खुलेगा। कहते हैं जब रोम की सेंट पीटर बेसिलिका के ऊंचे गुंबद के नीचे जहां उनका मकबरा है वहां पोप पढ़ते हैं तो जमीन और आसमान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लेकिन ये शब्द पोप शुरू से सिर्फ रोम के बिशप के लिए नहीं था। 6ठी सदी तक कई सम्मानित ईसाई धर्मगुरु इसे इस्तेमाल करते थे। फिर वक्त बदला, पोप की पदवी धीरे धीरे केवल रोम के बिशप तक सीमित हो गई और वहीं से शुरू हुई एक वैश्विक सत्ता की कहानी। इतिहास में पोप की सत्ता कभी किनारे बैठी दर्शक नहीं रही, खुद नाविक भी रही, मल्लाह भी रही और कभी कभी तूफान भी। जब रोमन साम्राज्य टूटा और बाकी ताकतों ने उठकर पश्चिम की जमीन हथियानी शुरू की तो पोप उठकर आए। उन्होंने राजा बनाए, चर्च के खिलाफ बागी सम्राटों को गिराया और नए यूरोप की नींव रखी। उन्होंने न सिर्फ सम्राटों को ताज पहनाया, ज़रूरत पड़ी तो जंग भी भड़काई। क्रूसेड्स की आग में ईसाई पश्चिम को मुस्लिम पूरब के खिलाफ झोंक भी दिया। अब पोप फ्रांसिस की बात करते हैं, उनकी कहानी क्या है। सफ़र शुरू होता है अर्जेंटीना से, वही अर्जेंटीना जिसे आप फुटबॉलर लियोनेल मेसी के नाम से जानते हैं। 17 दिसंबर 1936 को यहीं के बोनस एरीज शहर में जन्मा एक लड़का, नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो। माँ बाप दोनों इटली से आए प्रवासी। पिता रेलवे में काम करते थे, माँ गृहिणी थी। जॉर्ज फुटबॉल और तांगो डांस के शौकीन थे, स्कूल में तेज। यूनिवर्सिटी ऑफ बोनस एरीज में केमिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन 21 की उम्र में गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो गई। एक फेफड़ा निकालना पड़ा। ठीक हुए तो कुछ वक्त लैब में काम किया, पर दिल कुछ और चाहता था। 22 की उम्र में फैसला लिया कि पादरी बनेंगे। 1958 में येसू समाज में शामिल हुए। धीरे धीरे अर्जेंटीना की गिरजाघर राजनीति में उभरते गए। 2001 में कार्डिनल बनाए गए। 2005 में जब पोप चुनने का कॉन्क्लेव हुआ तो उम्मीद थी कि बेरगोलियो को चुना जा सकता है, लेकिन तब पोप बने जर्मनी के जोसेफ राटसिंग। इनको आप पोप बेनेडिक्ट 16वें के नाम से जानते हैं। बेरगोलियो वापस अर्जेंटीना लौटे, सोचकर कि अब सेवा का जीवन अर्जेंटीना में ही गुजरेगा, लेकिन फिर 2013 में कुछ ऐसा हुआ जो 600 साल में नहीं हुआ था। पोप बेनेडिक्ट ने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया अपनी उम्र और कमजोरी को।
अब दोबारा कॉन्क्लेव हुआ, 115 कार्डिनल 50 देशों से वेटिकन की सिस्टीन चैपल में पेपल कॉन्क्लेव, 2 दिन की वोटिंग हुई, हर बार काला धुआं उठा, मतलब फैसला नहीं लिया जा सका। और फिर 13 मार्च 2013 को सफ़ेद धुआं उठा। दुनिया जान गई कि नया पोप चुन लिया गया है, जॉर्ज मारियो बेरगोलियो। जब पोप की पोशाक चुनने को कहा गया तो बोले कि सादा सफ़ेद वस्त्र चाहिए और नाम चुना सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम पर पोप फ्रांसिस। उम्र 76 की थी, 266 में पोप बने। उस वक्त वो पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे और पहले येसुइट पोप। जब पोप फ्रांसिस ने पद संभाला तब वेटिकन संकटों में डूबा था। यौन शोषण के आरोप लग रहे थे, वित्तीय घोटालों के भी आरोप लग रहे थे और लोगों का विश्वास चरमरा रहा था। पूर्ववर्ती पोप बेनेडिक्ट 16वें कैथोलिक परंपरा के कट्टर रक्षक थे, लेकिन फ्रांसिस अलग निकले। उन्होंने चर्च की दीवारों को खोला और आवाज़ दी गरीबों को, प्रवासियों को, पीड़ितों को, समलैंगिक कैथोलिकों को, और उन जगहों पर ले गए जहां पहले पोप शायद ही कभी गए। मुस्लिम दुनिया, चीन, सुदूर अफ्रीका और युद्ध से जर्जर देशों में उन्होंने शांति की अपील की। उन्होंने यौन शोषण संकट पर कड़ा रुख लिया। बिशपों पर भी कार्रवाई के नियम बनाए। हालांकि पारदर्शिता की जो मांग उठी वो पूरी नहीं हो सकी, फिर भी एक संरचना बनी जहां चर्च की जवाबदेही तय हो सके। उन्होंने समलैंगिक विवाह को खारिज किया, लेकिन समलैंगिक समुदाय के लिए चर्च के दरवाजे खुले। एक वक्त उन्होंने समलैंगिकों को आशीर्वाद देने से रोका, फिर कहा कि गलती हो गई और आखिरकार मंजूरी दी। ये विरोधाभास था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह धीमी रफ्तार में बदलाव की रणनीति थी। कुल मिलाजुला कर देखें तो फ्रांसिस ने वेटिकन के भीतर रूढ़िवादी ताकतों को झटका दिया। बिशपों की बैठक में आम लोगों, औरतों तक को शामिल किया। समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने की इजाजत दी, लेकिन विरोध भी उतना ही तीखा रहा। रूढ़िवादी उन्हें चर्च की शिक्षाओं को कमजोर करने वाला मानते रहे। कई बार बगावत की बात भी उठी। फ्रांसिस ने 40 से ज्यादा विदेश यात्राएं की और सबसे ज्यादा पहुंचे उन जगहों पर जहां पीड़ा थी। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, यजीदी महिलाओं के लिए भी। इराक में गिरे चर्चों के बीच गए। कनाडा में आदिवासी बच्चों के स्कूलों में हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगी। आयरलैंड, रवांडा, बांग्लादेश, हर जगह माफी मांगी। चर्च के इतिहास की गलतियों पर उन्होंने सिर झुकाया। 2019 में उन्होंने मान लिया कि पादरियों और बिशपों ने ननों का यौन शोषण किया। ये स्वीकार करना एक बड़ा नैतिक कदम था। फ्रांसिस ने चीन से एक डील की 2018 में, दशकों से चली आ रही तकरार खत्म करने के लिए। चीन सरकार के 7 बिशपों को मान्यता दी जो पहले चर्च से निष्कासित थे। इसके बदले चीन ने वेटिकन की आधिकारिक मान्यता को माना। आलोचक बोले कि यह तो सरेंडर है, पर पोप फ्रांसिस का तर्क था कि अगर 1 अरब की आबादी तक चर्च को पहुंचना है तो ऐसे समझौते करने होंगे। अंतिम वर्षों में पोप फ्रांसिस की सेहत गिरती गई। घुटने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, व्हीलचेयर तक आ गए, लेकिन उनका कार्यक्रम रुका नहीं। साउथ सूडान से लेकर कॉन्गो तक का दौरा उन्होंने किया। शोषण और उपनिवेशवाद के खिलाफ उन्होंने जमकर अपनी बात रखी। 2025 के ईस्टर रविवार को उन्होंने सेंट पीटर्स स्क्वायर में आखिरी बार जनता को आशीर्वाद दिया, व्हील चेयर में बैठकर। एक दिन बाद वेटिकन ने उनकी मृत्यु की घोषणा की। 12 बरस का कार्यकाल, लेकिन प्रभाव संभवतः सदियों तक महसूस होगा। अगर आप नए पोप की चुनाव की प्रक्रिया में और जानना चाहते हैं, उस प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो एक फिल्म आई थी पिछले साल संभवतः। उस फिल्म का नाम है कॉन्क्लेव, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। उस फिल्म को भी आप जरूर देख सकते हैं। बड़ी खबर का सेगमेंट यही तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चे भी भारत आए हैं। वेंस 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। वेंस का प्लेन सुबह 9:45 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। 21 अप्रैल को वेंस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर गए। मंदिर में दर्शन के बाद वेंस ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा श्रेय है कि आपने एक सुंदर मंदिर बनाया। हमारे बच्चों को विशेष रूप से ये बहुत पसंद आया। वेंस का कार्यक्रम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को ही जेडी वेंस के साथ डिनर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोवाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी आज वेंस से मुलाकात कर सकते हैं।
फिर 21 अप्रैल की रात वेंस परिवार जयपुर पहुंच जाएगा। यहां उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट की तैयारी की जा रही है। 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे आमेर महल देखने का कार्यक्रम है। इस दौरान आम पर्यटकों के लिए महल पूरी तरह बंद रहेगा। जयपुर के 12 गाइड्स की आमेर महल में नियुक्ति की गई है। 22 को राजस्थान घूमने के बाद उपराष्ट्रपति, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार उत्तर प्रदेश जा सकता है, जहां वो ताजमहल घूमने जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि जेडी वेंस का ये दौरा आखिर क्यों खास है। 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, 13 साल बाद कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आया है। 2013 में जो बाइडेन बतौर उपराष्ट्रपति भारत आए थे, उस समय बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दूसरा, इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, टैरिफ को लेकर के तनाव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति के बीच इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत होगी। तीसरा, सबसे ज्यादा चर्चा टैरिफ वाले मसले की है। आप जानते ही होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने बाद में इस पर अस्थायी रोक लगा ली थी। ट्रंप ने कहा था कि कई देश के लोग मुझसे टैरिफ पर बात कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की भी लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भी इस पर बात होगी। भारत में जेडी वेंस की एक और वजह से चर्चा हो रही है। उनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं, जो इस समय अमेरिका की सेकंड लेडी हैं। उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिले के रहने वाले थे। बाद में वे अमेरिका जाकर के बस गए। वहीं उषा का जन्म हुआ। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है, जहां एक के बाद एक खुफिया सूचनाओं के लीक ने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। ताजा मामला रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से जुड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक हेग्सेथ रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने यमन में हुती विद्रोहियों पर हमले की पूरी प्लानिंग अपने परिवार समेत दर्जन भर करीबियों के साथ साझा की, वो भी पर्सनल फोन पर सिग्नल ऐप के जरिए एक चैट ग्रुप बनाकर। ग्रुप का नाम रखा था डिफेंस टीम हडल। इस चैट ग्रुप में उनकी पत्नी जेनिफर शामिल थी, जो कि फॉक्स न्यूज़ की प्रोड्यूसर रही हैं। उनका भाई फिल हेग्सेथ, उनके निजी वकील टिम पार्लाटोरे, जो दोनों वर्तमान में पेंटागन में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी ग्रुप में जोड़ा गया। इसके अलावा उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो कैस्पर, पेंटागन के चीफ स्पोक्सपर्सन सीन पार्नेल समेत कई करीबी इस ग्रुप में शामिल थे। हुतियों को निशाना बनाने वाले फाइटर प्लेन FA-18 हॉर्नेट्स की पूरी डिटेल्स इस ग्रुप में शेयर की गई थी, जिसमें उड़ान की टाइमिंग से लेकर के हमले का वक्त तक लिखा था। इसके अलावा कई और संवेदनशील जानकारियां साझा की गई, जिसकी भनक अगर विरोधी खेमे को लग जाती तो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। अब विपक्षी चक शूमर समेत कई लीडर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन किसी भी खुफिया सूचना के लीक होने से इनकार कर रहा है। पेंटागन के चीफ स्पोक्सपर्सन ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने कि ट्रंप से नफरत करने वाला मीडिया समूह उनके एजेंडे के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए जुनूनी बना हुआ है। हुतियों के खिलाफ ये वही ऑपरेशन था जिसका एक और चैट लीक मार्च के लास्ट में सामने आया था, जब इस बारे में अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरे गोल्डबर्ग ने एक बड़ा खुलासा किया था। आरोप लगाया था कि उन्हें गलती से अमेरिकी NSA माइक वॉल्ट्स ने एक ऐसे सिग्नल ग्रुप में शामिल कर लिया जिसमें हुतियों पर हमले की पूरी डिटेल्स दी जा रही थी। अगली सुर्खी आई है रूस यूक्रेन जंग से। शनिवार 19 अप्रैल को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। घोषणा में क्या था? रविवार को 30 घंटों का युद्ध विराम। ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार ईस्टर के मौके पर पुतिन ने कहा, मैं आदेश देता हूं कि इस दौरान सभी सैन्य कार्रवाइयां रोक दी जाएं। साथ ही कहा कि हम इस दौरान यूक्रेन से भी युद्ध विराम की अपेक्षा करते हैं। लगा कि दोनों देशों के बीच इसी बहाने कुछ शांति होगी, लेकिन ये युद्ध विराम ज्यादा देर टिका नहीं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। ताजा अपडेट यह है कि युद्ध विराम की समाप्ति के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। यूक्रेनी सेना ने 21 अप्रैल को रूस पर आरोप लगाया कि रूसी सेना ने रात भर में पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर 96 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी हैं। जब दोनों देशों में 30 घंटों के युद्ध विराम की घोषणा हुई तो अमेरिका ने इसका स्वागत किया। वहीं जेलेंस्की ने इसे मानव जीवन से खेलने का पुतिन का एक और प्रयास बताया, साथ ही लंबे समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। तो दुनियादारी में आज इतना ही। नेशनल खबरों का जो हमारा शो है दी ललन टॉप शो, उसमें आज आप देखिए कि कैसे कुछ बयानों की वजह से न्यायपालिका और विधायिका के बीच विश्वास या तालमेल की कमी का मैसेज देश में जा रहा है। ऐसा क्यों है? अलग अलग पक्षों का इसमें तर्क क्या है, बयान क्या है, सब विस्तार से जानिए ललन टॉप शो में। फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।